समय पहले की बात है। हरियाली नगर नाम के गांव में दो जुड़वा भाई रहते थे। एक भाई का नाम राज और दूसरे का नाम वीर था। दोनों का चेहरा एक जैसा था, लेकिन स्वभाव एकदम विपरीत। राज सीधा साधा, ईमानदार और मेहनती था, जबकि वीर चालाक, स्वार्थी और धोखेबाज था। गांव वाले राज को बहुत पसंद करते थे और उसका सम्मान करते थे। वही वीर के झूठ और चालबाजियों से वे हमेशा परेशान रहते थे। वीर इसी बात से अपने भाई राज से नफरत करता था। वो हमेशा देखता था कि गांव वाले जब देखो तब राज की तारीफ करते थे। इसीलिए वीर हमेशा गांव वालों के सामने राज का नाम खराब करने की कोशिश में लगा रहता था। एक दिन इसी तरह वीर गांव के बाजार के पास से गुजर रहा था। तभी वो देखता है कि कुछ गांव वाले राज की ईमानदारी की तारीफ कर रहे होते हैं। देखो ना भाई, कैसा घोर कलयुग आया है। एक ही घर के दो भाई होते हुए भी दोनों में कितना जमीन आसमान का अंतर है। हाँ भाई, वो भी दोनों जुड़वा है। कहा राज नेक दिल और सबकी मदद करने वाला, और कहा वो ठग वीर, उसको देखकर तो मन करता है तुरंत पुलिस के हवाले करवा दूं। हाँ भाई, ठीक कहा तुमने। अगर वीर अपने भाई को देखकर नहीं सुधरा तो आज नहीं तो कल वीर पक्का जेल जाएगा। दोनों की बातें सुन वीर को बहुत गुस्सा आता है और वो इन दोनों को सबक सिखाने की सोचता है। बहुत बुरा हूं ना मैं। रुको, आज दोनों को दिखाता हूँ कि राज कितना अच्छा है और मैं कितना बुरा हूँ। वीर दोनों के सामने राज बनकर जाता है। नमस्ते चाचा, क्या हाल है? और धंधा पानी कैसा चल रहा है? किसी प्रकार की मदद की जरूरत हो तो बताना जरूर, हिचकिचाना मत। पहले तो दोनों थोड़ा आश्चर्य से वीर को देखने लगते हैं, क्योंकि दोनों को समझ नहीं आता कि यह राज है या वीर। अरे चाचा, डरिए मत, मैं हूँ राज। अरे हाँ राज बेटा, हमें तो पता है कि तुम ही हो, क्योंकि तुम्हारा नालायक भाई किसी से प्यार से बात कर ही नहीं सकता है। सही कहा श्याम भाई तुमने। वीर और इतने आदर सम्मान से बात, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दोनों के मुंह से खुद के लिए इतनी खरी खोटी सुन वीर को बहुत गुस्सा आता है, पर वो शांत रहकर सोचता है। कर लो जितनी बदनामी करनी है, अभी तुम दोनों को सबक सिखाता हूँ। हाँ, सही कहा चाचा आपने। हमारे पिताजी भी इस वीर से परेशान हो गए हैं, पर क्या करे, आखिर उनका बेटा है, वो भी कुछ नहीं कर पाते। चलो चाचा, उस बदतमीज की बात छोड़िए और बताइए, धंधा सही चल रहा है ना? कोई तकलीफ तो नहीं है? हाँ राज बेटा, सब मस्त चल रहा है राम जी की कृपा से। और तुम सुनाओ, कुछ खाओगे क्या? सेब खा लो, एकदम ताजा है। हाँ राज बेटा, केले खा लो, बहुत मीठे हैं। वीर अपने मन ही मन में सोचता है। अब तुम दोनों को दिखाता हूँ राज कितना अच्छा है। वैसे भूख तो लगी है। ठीक है चाचा, चलो कुछ केले और सेब खा ही लेता हूँ। इतना बोलते ही वीर दोनों के ठेलों से केले और सेब खाना शुरू कर देता है। उसको खाते देख श्याम सोचता है। अरे बाप रे बाप, राज खा तो ऐसे रहा है जैसे इसने कई सालों से कुछ नहीं खाया। अगर इसको किसी ने रोका नहीं तो ये तो पूरा ठेला ही खाली कर देगा। वीर जो खाना शुरू करता है, दोनों के ठेले पर एक भी न तो केला छोड़ता है और न ही सेब। अब पेट भर गया। धन्यवाद चाचा, मजा आ गया। चलो चाचा, अब चलता हूँ, अभी सीमा मौसी के यहाँ भी जाना है खिचड़ी खाने। क्या कहा राज बेटा, तुम अभी और खाओगे? हाँ चाचा, सीमा मौसी के यहाँ पहुँचते पहुँचते तो सब हजम हो जाएगा। इतना बोलकर वीर वहां से निकलकर थोड़ी दूरी पर जाकर छुप जाता है। कमल और श्याम राज के बारे में बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहां सच में राज आ जाता है। नमस्ते चाचा, और क्या हो रहा है? लगता है आज धंधा अच्छा हुआ है। दोनों के ठेले खाली हो गए हैं। राज को देख दोनों को लगता है यह वीर है। लो, अभी एक मुसीबत खत्म हुई नहीं थी, अब ऊपर से ये आ गया। श्याम काका की बात राज को कुछ समझ नहीं आती है। क्या हुआ काका? आप किस मुसीबत की बात कर रहे हो? कुछ नहीं, तुम ये बताओ कहाँ से शरारत करके आ रहे हो? नहीं काका, आप शायद कुछ गलत समझ रहे हो। ये मैं हूँ राज, वीर नहीं। मैं तो अभी घर से आ रहा हूँ। राज की ये बात सुन दोनों श्याम और कमल चौंक जाते हैं। क्या कहा तुमने? तुम राज हो तो वो कौन था जो अभी हमारे ठेले खाली करके गया है? राज समझ जाता है कि वीर श्याम और कमल काका के यहाँ कोई शरारत करके गया है, तभी दोनों इतने परेशान नजर आ रहे हैं। काका, ये सच में मैं हूँ राज। वो पक्का वीर होगा जो आपके यहाँ कोई शरारत करके गया है। बेटा, तुम शरारत की बात कर रहे हो? उसने हमारा पूरा ठेला ही खाली कर दिया खा खा कर। काका, पर आप लोगों को जब पता है कि वीर इतना मस्तीखोर है तो आपने उसे यहाँ खाने क्यों दिया? बेटा, हमारी मती मारी गई थी। उसकी भोली भाली बातों से हमें लगा कि वो तुम हो, तो हमने उसे कुछ खाने को कह दिया। हाँ बेटा, हमारे कहते ही फिर क्या था। उसने जो खाना शुरू किया तब तक नहीं रुका, जब तक सब खाली नहीं हो गया।
अगर ऐसी बात है तो मैं आज घर पर जाकर उसका नाम पिताजी से जरूर बोल दूंगा। आप उसकी चिंता मत कीजिए। हाँ बेटा, जरूर बताना, क्योंकि उसने आज हमारा बहुत नुकसान कर दिया है। जब राज श्याम और कमल काका से बात कर ही रहा होता है, तभी वीर दूर से दोनों को चिढ़ाने लगता है। क्या हुआ काका? और करोगे मेरी बुराई? और राज, अगर तुमने पिताजी से मेरी शिकायत की तो मैं कल फिर से इन्हें और परेशान करूंगा। रुको वीर, यहाँ आओ और दोनों जान से माफी मांगो। मैं नहीं आने वाला। और मैं माफी क्यों मांगू? मैं तो चुपचाप यहां से जा रहा था। यही दोनों मेरी बुराई कर रहे थे। फिर वहां से वीर भाग जाता है। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं आज इसका पिताजी को नाम बोल दूंगा और आपका जितना भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने बोल दूंगा। हाँ बेटा, नुकसान तो हुआ है, और अगर तुम्हारे पिताजी उसकी भरपाई कर देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। फिर राज भी वहां से अपने घर की तरफ निकल जाता है ताकि वो जाकर वीर की शिकायत कर सके। राज फटाफट अपने घर पहुंच जाता है और देखता है उसके पिताजी बिस्तर पर बैठकर कुछ सोच रहे हैं। पिताजी, आज फिर से वीर ने गांव वालों को परेशान किया है। अब क्या किया इस वीर ने? पिताजी, आज वीर ने मेरा नाम लेकर श्याम काका और कमल काका के सारे केले और सेब खा लिए और बाद में चिढ़ाकर वहां से भाग गया। अब क्या करूं मैं इस वीर का? जब देखो तब किसी न किसी को परेशान करता रहता है। हाँ पिताजी, आपको वीर को कोई सबक सिखाना चाहिए, वरना वो हर रोज किसी न किसी को परेशान करता रहेगा। आज उसने श्याम काका और कमल काका का जो नुकसान किया है उसका अब आपको नुकसान भरना पड़ेगा। वो तो भरना ही पड़ेगा बेटा, पर आज उसको आने दो, उसको इसकी सजा जरूर दूंगा। पिताजी बैठकर वीर का इंतजार करने लगते। थोड़ी देर बाद वीर घर आता है। वीर जब घर आता है तो पिताजी को इतना गुस्से में देख समझ जाता है कि राज ने उसका नाम बता दिया है। लगता है इस राज ने पिताजी को आज बाजार वाली बात बता दी है। अब तो पिताजी मुझे बहुत डांटेंगे। वीर को देखते ही उसके पिताजी भी बिस्तर से खड़े हो जाते हैं और उसको चिल्लाना शुरू कर देते हैं। आ गया नालायक, मिल गया तुझे घर आने का समय। भर गया तेरा मन पूरे गांव वालों को परेशान करके। क्या हुआ पिताजी? आप इतने गुस्से में क्यों हो? वाह बेटा, इतना भोला मत बन। परेशान हो चुका हूं मैं तेरी शिकायतें सुन सुनकर और लोगों को हर्जाना भर भर कर। आज तूने श्याम और कमल के साथ क्या किया? अब उसका हर्जाना कौन भरेगा? पिताजी, हर्जाना भरने की जरूरत नहीं है। उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। वो दोनों मेरे बारे में गलत बातें कर रहे थे तो मैंने तो उनको सबक सिखाने के लिए ये सब किया था। बेटा, एक व्यक्ति अगर गांव का बोल देता कि तू गलत है तो मैं सोचता शायद वो गलत है, पर सारे के सारे गांव वालों को तेरी वजह से परेशानी है। जिसके मुंह से सुनो सब एक ही बात बोलते हैं। दोनों जुड़वा भाई हैं, परंतु राज कितना सीधा है और वीर कितना टेढ़ा। अब तू बता, मैं तेरी अकेले की बात मानूं या सारे गांव वालों की? पिताजी को इतने गुस्से में देख वीर समझ जाता है कि आज माफी मांगने में ही भलाई है। ठीक है पिताजी, अगर आपको लग रहा है मैं गलत हूं तो मुझे माफ कर दीजिए। अब से मैं किसी को तंग नहीं करूंगा। ये बात तू मुझे कितनी बार बोल चुका है, पर कभी अपनी बात पर अटल रहा है। सीख कुछ अपने भाई से। तेरे ही उम्र का है ना वो भी। वो तो नहीं करता किसी को तंग, उसकी कोई शिकायत नहीं करता, और नहीं तो गांव वाले उसकी तारीफ में कहते हैं कि बेटा हो तो राज जैसा। राज की इतनी तारीफ सुन वीर को और गुस्सा आने लगता है। वीर अपने मन ही मन में सोचता है। हाँ, मुझे पता है वो कितना भोला है, तभी तो मुझे फंसाने उसे मजा आता है। समय आने दो, उसे मैं अच्छा मजा सिखाऊंगा। क्या सोच रहा है? अगर अब मुझे तेरी एक भी शिकायत आई तो मैं तुझे तेरे छोटे चाचा के यहां छोड़ आऊंगा। वहां जब तेरे चाचा तुझे खेतों पर काम करवाएंगे तो तू लोगों को परेशान करना भूल जाएगा। पिताजी की ये बात सुन वीर समझ जाता है कि इस समय पिताजी की हाँ में हाँ करने में ही फायदा है। ठीक है पिताजी, अब से मैं किसी को परेशान नहीं करूंगा। चल ठीक है, आज तो माफ करता हूं, पर मेरी ये बात याद रखना, अगर किसी की शिकायत आई तो तू जाएगा छोटे चाचा के यहाँ। हाँ पिताजी, नहीं करूंगा किसी को भी परेशान। अगर करूंगा तो आपको जो सही लगे करना। पिताजी तो मान जाते हैं और वहां से चले जाते हैं, पर वीर के मन में राज के लिए गुस्सा कम नहीं होता है। वो किसी भी तरह राज से अपना बदला लेने की सोचता है। पिताजी से डांट खिलाकर राज को बहुत मजा आया है ना। अब देखो मैं उसे कैसे मजा चखाता हूँ। पर फिलहाल कुछ दिन थोड़ा शांत होना पड़ेगा, वरना पिताजी छोटे चाचा के यहाँ भेज देंगे। इस तरह कुछ दिनों तक वीर बिना किसी को परेशान किए गांव में घूमता रहता था। फिर कुछ दिनों बाद गिरिधर नाम का एक व्यापारी गांव में आता है, जिसे इस गांव में एक आभूषण की दुकान खोलनी थी और जिसे अपने लिए एक मेहनती और ईमानदार लड़का चाहिए था, जो उसके लिए उसके दुकान में काम कर सके।
व्यापारी आते ही सबसे पहले गांव के मुखिया से मिलने जाता है ताकि वो उनसे गांव में दुकान खोलने की इजाजत ले सके। नमस्ते मुखिया जी, मेरा नाम गिरिधर है। मैं बगल वाले गांव से आया हूँ। मैं आपके गांव में आभूषण की दुकान खोलना चाहता हूँ। हाँ, क्यों नहीं गिरिधर बेटा, ये तो काफी अच्छा रहेगा। इससे तो हमारे गांव वालों को भी काफी फायदा होगा। हाँ तो मुखिया जी, मुझे गांव के बाजार में कोई जगह दिला देते तो काफी अच्छा होता। ठीक है, मैं तुम्हें गांव के बाजार में एक दुकान दिलवा देता हूँ। मुखिया जी, मुझे आपकी एक और मदद चाहिए थी। हाँ, बोलो ना बेटा, किस प्रकार की मदद की जरूरत है तुमको? मुखिया जी, आप मुझे दुकान के लिए जगह तो दिलवा रहे हो सके तो भरोसेमंद और मेहनती लड़का भी बता दीजिए जो मेरे दुकान में काम कर सके। ईमानदार और मेहनती शब्द सुनते ही मुखिया के दिमाग में राज का ख्याल आ जाता है। हाँ, क्यों नहीं बेटा, हमारे गांव में एक लड़का है राज नाम का, जो तुम्हारे दुकान पर काम करने के लिए सबसे अच्छा रहेगा। पर मुखिया जी, राज भरोसेमंद रहेगा ना काम करने के लिए, क्योंकि सोने चांदी के आभूषण के बीच काम करना है। हाँ बेटा, तुम उसकी फिक्र मत करो, पूरे गांव में उसके इतना भरोसेमंद लड़का तुमको नहीं मिलेगा। ठीक है मुखिया जी, अगर आपको सही लग रहा है तो जरा मेरे तरफ से बात कर लीजिए राज से इस सिलसिले में। ठीक है गिरिधर बेटा, मुझे राज जैसे ही मिलता है मैं उससे तुम्हारी दुकान में काम करने के बारे में पूछ लूंगा। गिरिधर मुखिया को धन्यवाद कह के वहां से चला जाता है। फिर क्या था, मुखिया गिरिधर के दुकान के बारे में बात करने बाजार की तरफ चला जाता है। जब मुखिया बाजार की तरफ जा रहा होता है, तभी वो वहां झाड़ के नीचे राज को बैठा देखता है। राज को देख मुखिया सोचता है, चलो अच्छा है, राज मुझे यही मिल गया, जाकर उससे गिरिधर के दुकान में काम करने के बारे में बात कर लेता हूँ। मुखिया राज से बात करने उसके पास पहुंच जाता है। राज बेटा, क्या तुम आभूषण की दुकान पर काम करोगे? यहाँ मुखिया से भी एक गलती हो गई थी। उसने वीर को राज समझ लिया था। मुखिया की ये बात सुन वीर पहले कुछ भी जवाब नहीं देता और थोड़ी देर सोचने लगता है। लगता है मुखिया काका ने मुझे राज समझ लिया है। चलो पहले इनकी पूरी बात सुन लेता हूँ। अगर मेरे कुछ काम की बात रही तो मैं इन्हें नहीं बताऊंगा कि मैं वीर हूं। बोलो बेटा राज, क्या सोच रहे हो? बड़ा ही अच्छा मौका है। अपने गांव में गिरिधर नाम का एक व्यापारी आभूषण की दुकान खोलने वाला है और उसे अपने दुकान पर काम करने के लिए कोई भरोसेमंद और मेहनती लड़का चाहिए था, तो मैंने उसे तुम्हारा नाम बोल दिया है। वीर जब देखता है कि मुखिया को भी राज पर कुछ ज्यादा ही भरोसा है, तो वो मुखिया से जानबूझकर वीर को दुकान पर लगाने की बात करता है। मुखिया काका, फिलहाल मेरी थोड़ी तबीयत खराब चल रही है। आप बोलो तो मैं वीर को बोल देता हूँ, वो आ जाएगा दुकान पर काम करने। नहीं बेटा, कहीं तुम पगला तो नहीं गए हो? गलती से भी उस वीर को मत बोल देना। उसके भरोसे तो मैं मेरे घर की बकरी को भी ना छोड़ूं, और तुम उसको आभूषण की दुकान पर काम पर लगाने बोल रहे हो। अपनी ऐसी बुराई सुन वीर को बहुत गुस्सा आता है, पर वो फिर भी कुछ नहीं बोलता। देखो बेटा राज, अगर तुम करना चाहते हो तो बोलो, वरना मैं किसी और को बोल देता हूं। देखो बेटा, आभूषण की दुकान है, यानी तुम्हें वो व्यापारी वेतन भी अच्छा देगा। इस समय वीर मुखिया को सबक सिखाने का सोचने लगता है। एक काम करता हूं, मैं अभी मुखिया काका को हाँ बोल देता हूं और राज को किसी तरह शहर भेज देता हूं। और जैसे ही व्यापारी के यहाँ काम पर जाऊंगा, उसके यहाँ से उसका सारा सामान लेकर भाग जाऊंगा। इससे मेरा भी फायदा हो जाएगा और जब पुलिस को बुलाया जाएगा तो पुलिस राज को पकड़ लेगी। और जब तक राज उनको सारी सच्चाई बताएगा, तब तक मैं गांव छोड़ कहीं दूर भाग जाऊंगा। ठीक है काका, मुझे मंजूर है। कब से जाना होगा दुकान पर? ये तो बड़ी अच्छी बात है बेटा। मैं आज उस व्यापारी को अपने गांव के बाजार में दुकान दिला देता हूं, तो तुम एक काम करना, तुम कल से उसके यहाँ काम पर चले जाना। ठीक है काका, मैं कल से दुकान पर काम करने चला जाऊंगा। पर मेरी आपसे एक अनुरोध है कि आप मैं दुकान पर काम करने वाला हूं, वो पिताजी से मत कहना। क्यों बेटा, तुम तो काम करने जा रहे हो, इसमें क्या छुपाना? नहीं काका, हमारे पिताजी हम बच्चों के काम करने के सख्त खिलाफ है। वो कहते हैं जब तक मैं काम कर रहा हूं तब तक तुम लोगों को काम करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ऐसी बात है तो मैं नहीं बताऊंगा, पर तुम कल से चले जाना याद से दुकान पर। ठीक है काका, मैं चला तो जाऊंगा, पर मैं उनको कैसे पहचानूंगा? तुम बस कल बाजार में चले जाना, वहां रामू चाय वाले के बगल वाली दुकान के पास खड़े हो जाना। बाकी मैं गिरिधर को बोल दूंगा तुम आने वाले हो, वो तुम्हें पहचान लेगा।
ठीक है काका, तो मैं कल मिलता हूँ गिरिधर सेठ से। फिर वहां से मुखिया बाजार की ओर निकल जाता है, पर वीर वहीं बैठकर राज को गांव से बाहर भेजने की योजना बनाने लगता है। कल अगर मुझे व्यापारी के यहाँ राज बनकर जाना है तो मुझे राज को गांव से आज रात को ही बाहर भेजना पड़ेगा। और पिताजी भी आज घर पर नहीं है, तो उनको भी इस बारे में कुछ नहीं पता चलेगा। एक काम करता हूँ, राज को बोल दूंगा कि शहर वाले चाचा ने उसे बुलाया है। वैसे भी चाचा उसको बहुत मानते हैं, तो वो बिना हाना किए उनके यहाँ जाने तैयार हो जाएगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। चलो, अब जल्दी जल्दी घर जाकर राज को चाचा के यहाँ भेज देता हूँ। वीर फटाफट घर पहुंच जाता है और जाते ही राज को शहर वाले चाचा के यहाँ जाने के लिए मनाने लगता है। राज, चलना हम शहर वाले चाचा के यहाँ जाके आते हैं। बहुत दिन हो गए उनके यहाँ हम नहीं गए। हाँ वीर, ये तो तूने सही कहा। हमें चाचा के यहाँ जाकर बहुत दिन हो गए हैं। मेरा तो ठीक है, पर तू तो चाचा का सबसे पसंदीदा भतीजा है। तुझे तो चाचा के यहाँ जाते रहना चाहिए। हाँ, पर पिताजी भी घर पर नहीं है। उनको बिना बताए कैसे चले जाएं? अरे तू उनकी फिक्र छोड़, चाचा के यहाँ ही जा रहे हैं ना। और वैसे भी चाचा के यहाँ जाने पर थोड़ी पिताजी चिल्लाएंगे। बात तो तेरी सही है। चल वीर, एक काम करते हैं, हम दोनों आज ही चाचा से मिलने शहर के लिए निकलते हैं। हाँ चलो, फटाफट तैयार हो जाओ। मैं भी तैयार हो जाता हूँ। राज जैसे ही तैयार होने जा रहा होता है, तभी वीर उसे रोक कर कहता है। अरे राज, एक छोटी सी दिक्कत है। क्या हुआ? अब क्या दिक्कत आ गई तुझे? भाई, मुझे कल थोड़ा बाजार में काम है। एक काम करते हैं, तू अभी निकल जा, मैं कल आ जाऊंगा। अगर ऐसी बात है तो एक काम करते हैं, दोनों कल साथ में निकल जाएंगे। राज की ये बात सुन वीर सोचता है। अगर ये कल तक यहाँ रुक गया तो मेरे सारे योजना पर पानी फिर देगा। नहीं भाई, तुझे रुकने की क्या जरूरत है। तू तो जानता है कि तू चाचा का सबसे प्रिय है। तुझे वो देखकर बहुत खुश होते हैं, तो तू आज चला जा। मेरा क्या है, मैं कल काम पूरा करते ही चाचा के घर के लिए निकल जाऊंगा। किसी तरह वीर बहला फुसला कर राज को आज के दिन ही चाचा के यहाँ निकलने तैयार कर लेता है। फिर क्या था, राज अपने सामान की बैग लेकर चाचा के घर के लिए निकल जाता है। चलो, राज तो गया। अब मैं कल राज बनकर व्यापारी के यहाँ का सारा सामान लेकर गांव छोड़कर भाग जाऊंगा। और राज्य के गांव लौटते ही पुलिस राज को पकड़ लेगी। फिर अगली सुबह वीर बाजार में जाकर रामू चाय वाले के दुकान के पास खड़ा हो जाता है। थोड़ी देर बाद गिरिधर व्यापारी वहां आता है और वीर को वहां खड़ा देख सोचता है, यही राज है। बेटा, क्या तुम्हारा नाम राज है? वीर उस व्यक्ति से राज का नाम सुन समझ जाता है कि यही है वो व्यापारी जिसके आभूषण की दुकान पर काम करने मुखिया काका राज को भेज रहे हैं। हाँ, मैं हूँ राज। और आप कहीं गिरिधर सेठ तो नहीं? हाँ बेटा, मेरा नाम गिरिधर है। मेरे बारे में तुम्हें मुखिया जी ने बोला होगा। हाँ, मुखिया काका ने बोला था कि तुम रामू चाय वाले के यहाँ खड़े रहना। गिरिधर सेठ जी आएंगे और मुझे उनके साथ जाकर उनकी आभूषण की दुकान में काम करना होगा। हाँ बेटा, मैं वही हूँ। क्या तुम तैयार हो मेरे दुकान पर काम करने? हाँ सेठ जी, मैं तैयार हूँ आपके आभूषण की दुकान में काम करने। बेटा, मुझे सेठ मत बोलो, तुम मुझे गिरिधर काका बोल सकते हो। ठीक है काका, चलिए दुकान पर चलते हैं। फिर क्या था, गिरिधर और वीर दोनों गिरिधर के दुकान पर पहुंच जाते हैं। वीर जब गिरिधर के दुकान में जाता है तो वहां की चकाचौंध देखकर हैरान रह जाता है और इतने सारे जवाहरात देख उसके मन का लालच और बढ़ जाता है। देखो बेटा, तुम्हें यही काम करना है। मुझे मुखिया जी ने बताया है कि तुम गांव के सबसे भरोसेमंद लड़के हो, इसीलिए मैं तुम्हारे भरोसे में ये दुकान छोड़कर मेरे दूसरे दुकान पर चला जाऊंगा, तो जरा दुकान का ध्यान रखना। हाँ काका, आप चिंता मत कीजिए, मैं राज हूँ। इस गांव का सबसे ज्यादा ईमानदार और भरोसेमंद लड़का, तो आप बिना किसी चिंता ये दुकान मेरे भरोसे छोड़कर जा सकते हैं। ठीक है बेटा, तो मैं जा रहा हूँ मेरी दूसरी दुकान का जायजा लेने। जैसे मुझे वहां से समय मिलता है मैं यहाँ आ जाऊंगा। ठीक है काका, आप यहाँ की चिंता मत कीजिए, मैं दुकान का बरोबर ध्यान रखूंगा। गिरिधर उसकी ये बातें सुन निश्चित होकर वहां से चला जाता है। वाह, क्या नसीब चमकी है। अब मैं यहाँ का सारा सामान लेकर भाग जाता हूँ और मेरे बदले फंसेगा कौन? वो सबका चहिता राज। बहुत भरोसा है ना गांव वालों को उस पर। देखता हूँ आज के बाद कैसे करेंगे उसकी तारीफ। वीर फटाफट दुकान का सारा सामान एक बैग में भर लेता है। चलो, अब यहाँ से निकल जाता हूँ। कहीं गिरिधर काका आ गए तो मेरे सारे प्लान पर पानी फिर जाएगा। वीर वहां से जितना जल्दी हो सके निकल जाता है। वीर फटाफट गांव छोड़ने के लिए गांव के बाहर वाले बस अड्डे पर पहुंच जाता है। वीर जब वहां खड़े होकर बस का इंतजार कर रहा होता है, तभी वहां पास से मुखिया काका जा रहे होते हैं। वीर को वहां खड़े देख वो सोचते हैं राज है और वो उससे बात करने उसके पास चले जाते हैं। अरे राज बेटा, तुम यहाँ दुकान पर नहीं गए क्या?
मुखिया को देख वीर की हवा निकल जाती है। अरे अब ये कहाँ से आ गया? एक काम करता हूँ, शहर वाले चाचा के यहाँ जाने का बहाना मार देता हूँ। जब राज आएगा तो वो भी तो यही बोलने वाला है। हाँ काका, शहर वाले चाचा के यहाँ जा रहा हूँ, थोड़ी इमरजेंसी आ गई है। मैं चाचा के घर से होकर आता हूँ, फिर दुकान पर चला जाऊंगा। ठीक है बेटा, जैसा तुमको सही लगे, पर अपना ध्यान रखना। मुखिया वहां से अपने गांव की ओर चला जाता है और वीर वहां बस का इंतजार करने लगता है। मुखिया टहलते टहलते जब बाजार की ओर जा रहा होता है, तभी वो गिरिधर व्यापारी से मिल राज की बात बताने की सोचता है। चलो, अब जब बाजार में आ गया हूं, तो गिरिधर से मिलकर बोल देता हूं, राज 2-3 दिन बाद दुकान पर आएगा। मुखिया जब गिरिधर की दुकान की ओर जा रहा होता है, तभी पीछे से उसे गिरिधर आवाज लगाता है। मुखिया जी रुकिए, जरा सुनिए तो। गिरिधर की आवाज सुन मुखिया रुक जाता है। अरे गिरिधर बेटा, मैं तुम्हारे पास ही जा रहा था। और मुखिया जी, मैं बस आपसे ही मिलने जाने वाला था। अच्छा हुआ आप मुझे यही मिल गए। हाँ बोलो ना बेटा, कुछ काम था क्या मुझसे? नहीं मुखिया जी, कुछ काम नहीं था, बस आपका धन्यवाद करना था। आपने मुझे इतनी जल्दी दुकान के लिए जगह भी दिलवा दी और वहां काम करने के लिए एक भरोसेमंद लड़का भी ढूंढ कर दे दिया। भरोसेमंद लड़के की बात सुनते ही मुखिया को राज की याद आ गई। अरे अच्छा हुआ बेटा, तुमने याद दिला दिया। वो राज 2-3 दिन बाद तुम्हारे दुकान पर काम करने आ जाएगा, तब तक तुम जरा संभाल लेना। उसके चाचा के यहाँ कोई इमरजेंसी आ गई है, तो वो वहीं गया है। मुखिया की ये बात सुनकर गिरिधर के पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है। क्या कहा मुखिया जी आपने? पर राज तो सुबह से मेरी दुकान पर काम कर रहा था, फिर वो चाचा के यहाँ कब चला गया? ऐसे कैसे बेटा? मुझे वो अभी बस अड्डे पर मिला था और उसने मुझे बोला कि वो चाचा के यहाँ जा रहा है। मुखिया जी, मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। चलिए एक बार दुकान जाकर दुकान की खबर ले लेते हैं। हाँ बेटा, तुम्हारी बातें सुनकर तो मुझे भी कुछ गड़बड़ लग रही है। चलो चलते हैं। फिर क्या था, मुखिया और गिरिधर दोनों फटाफट से उसकी दुकान पर जाने के लिए निकल जाते हैं। पर जब दोनों उसकी दुकान पर पहुंचते हैं, तो दुकान की हालत देख चौंक जाते हैं। दुकान के सारे आभूषण वहां नहीं थे और राज भी वहां नहीं था। दुकान की ऐसी हालत देख गिरिधर सर पकड़कर रोने लगता है। मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। ये कैसा भरोसेमंद लड़का था मुखिया जी तुम्हारा, जिसने मेरी दुकान के सारे आभूषण ही गायब कर दिए। अब आप बताओ मैं क्या करूं? बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। राज ऐसा नहीं कर सकता। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है। मुखिया जी आपको विश्वास करना होगा, राज ही ने ये सब किया है। मैं सुबह सुबह ही उसे ये दुकान सौंप कर अपने दूसरे दुकान पर गया था। पर मैंने तो राज को बस स्टैंड पर देखा था। मुखिया जी आपने उसे बस अड्डे पर कब देखा था? बस अभी कुछ देर पहले। आपने उसे अभी देखा था, पर मैं उसे दुकान पर सुबह लाया था। यानी वो दुकान का सारा सामान लेकर गांव छोड़कर भाग गया। गिरिधर फिर से सर पकड़कर रोने लगता है और उसे रोते देख मुखिया उसे दिलासा देने की कोशिश करता है। अरे रो मत बेटा। अगर राज सही में सारे आभूषण लेकर भाग गया है, तो वो तुम्हारे रोने से नहीं वापस आ जाएंगे। मुखिया की बात सुन गिरिधर रोना बंद कर देता है। तो फिर आप ही बता दीजिए मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ नहीं समझ रहा है। सबसे पहले तो एक काम करते हैं, राज के घर चलकर उसके पिताजी से बात करते हैं इस बारे में। फिर क्या था, मुखिया और गिरिधर दोनों फटाफट से राज के घर के लिए निकल जाते हैं। दोनों जब राज के घर पर आते हैं तो देखते हैं कि राज के पिताजी सो रहे होते हैं और उसको इतना शांति से सोता देख मुखिया जोर से चिल्लाता है। विकास उठ और देख, तेरे बेटे ने ये क्या कर दिया। उठ जल्दी। मुखिया के इतना जोर से चिल्लाने की वजह से राज के पिताजी विकास उठ जाता है। हाँ मुखिया जी बोलिए, क्या हुआ? इतने जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? अब किस मुंह से बोलूं कि क्या किया है तुम्हारे लड़के ने? मुखिया की ये बात सुन उसे लगता है कि वीर ने फिर से कोई शरारत की है। अब क्या कर दिया इस वीर ने? मुखिया जी मैं उसकी तरफ से माफी मांगता हूँ और जो कुछ हर्जाना है वो भी भरने को तैयार हूँ। इस बार वीर ने कुछ नहीं किया। जो भी किया सब राज ने किया है, और जो किया है उसका हर्जाना तो तुम शायद अपने सारी जमा पूंजी और अपना यह घर और खेती बाड़ी बेच दोगे तो भी नहीं भर पाओगे। क्या कहा आपने? राज ने कुछ किया है? मैं मान ही नहीं सकता हूँ। पहले मुझे भी यही लग रहा था कि राज ऐसा नहीं कर सकता है, पर मैं खुद अपनी आंखों से देखकर आ रहा हूं जो राज ने किया है। ऐसा क्या किया है राज ने मुखिया जी? बेटा, ये जो मेरे साथ खड़े हैं, इनका नाम गिरिधर है। इन्होंने आज ही हमारे गांव में आभूषण की दुकान खोली थी
और मेरे बोलने पर उन्होंने राज को वहां काम करने रखा था और उसने आज ही दुकान से सारे आभूषण की चोरी कर ली और गांव छोड़कर भाग गया। पर यह कब हुआ? कल जब मैं सुबह अपने दोस्त के यहाँ जा रहा था, तभी तो राज मेरे साथ ही घर पर था। तभी तो उसने मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहा। वो राज मुझे कल दोपहर को मिला था, तभी मैंने उसे इनकी दुकान पर काम करने का कहा था और राज ने मुझे तुम्हें ये बात बताने से मना किया था। पता नहीं मुखिया जी, पर मैं आज सुबह ही आया हूँ दोस्त के यहाँ से। पर जब मैं आया तो घर पर ना तो राज था और ना ही वीर। आने दो उसे घर पर। अगर उसने सच में ये किया है तो उसको मैं खुद पुलिस वालों के हवाले कर दूंगा। कहाँ से दोगे उसे तुम पुलिस वालों को? वो तो गांव छोड़कर भाग गया। क्या कहा आपने? राजगांव छोड़कर भाग गया? अब यह कब हुआ? जब मैं सुबह गांव के बाहर वाले बस अड्डे से गुजर रहा था, तभी मैंने उसे वहां देखा था, बस का इंतजार करते हुए। तो आपने उसे तभी क्यों नहीं पकड़ लिया? तब तक मुझे भी ये सब नहीं पता था, मुझे भी ये गांव में आकर पता चला। पर कम से कम आपने उसे पूछा तो होगा कि वो कहाँ जा रहा है। हाँ, मैंने पूछा था उसे, तो उसने मुझे कहा कि वो शहर वाले चाचा के यहाँ जा रहा है, उनके यहाँ कुछ इमरजेंसी आ गई है। क्या कहा भैया के यहाँ इमरजेंसी? रुको, मैं अभी उनको फोन करके पूछता हूँ कि राज वहां आया है क्या। विकास तुरंत अपने भाई के यहाँ फोन लगाता है और राज के वहां होने की बात सुन वो गुस्सा हो जाता है और उसे जल्द से जल्द घर भेजने कहता है। क्या हुआ विकास? सही थे ना हम? वो तुम्हारे भाई के यहाँ है ना? हाँ मुखिया जी, वो है तो वहीं पर। मैंने उसे बुला लिया है। उसके आते ही सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हाँ बेटा, हमें भी उसका ही इंतजार है। देखते हैं वो आता भी है या नहीं। राज का इंतजार करते करते रात हो जाती है और अब गिरिधर के सब्र का बांध टूट जाता है। मुखिया जी, मुझे नहीं लग रहा अब वो आएगा। जिसने इतने सारे आभूषण की चोरी की हो वो लौट कर आए। इतना बड़ा बुद्धू भी कोई हो सकता है क्या? नहीं, मुझे उम्मीद है राज आएगा। मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। मुझे उस पर खुद से ज्यादा भरोसा है। देखिए भाई, मैं आपका भरोसा लेकर क्या करूंगा? मुझे मेरे आभूषण चाहिए। हाँ गिरिधर सेठ, इतनी देर रुके हो, थोड़ी देर और रुक जाओ। मुझे पूरा यकीन है राज आएगा। हाँ गिरिधर बेटा, जब इतना रुके हो तो थोड़ी देर और रुक जाओ। विकास, एक काम कर, अपने भाई के यहाँ फोन करके देख राज वहां से निकला या नहीं। जी मुखिया जी, अभी करता हूँ। विकास जब अपने भाई को फोन करता है तो वो कहता है कि राज तो उसी समय निकल गया था। क्या हुआ बेटा? क्या कहा तुम्हारे भाई ने? मुखिया जी, भैया तो कह रहे हैं कि राज तो मेरे फोन करते ही निकल गया था। तो अब तक क्यों नहीं आया? कहीं भाग तो नहीं गया? मुखिया जी, आपको अभी भी लग रहा है? मैं आपको कब से कह रहा हूं कि वो अब नहीं आने वाला है। हमें अब पुलिस में जाकर उसकी रपट लिखवानी पड़ेगी। पुलिस का नाम सुनकर तो विकास की हालत खराब हो जाती है। नहीं गिरिधर सेठ, ऐसा मत कीजिए। मुझे थोड़ा और समय दीजिए। मैं किसी भी तरह खुद उसे ढूंढकर कल सुबह तक आपकी दुकान पर ले आऊंगा। नहीं, मैं अब और नहीं रुक सकता। मुझे किसी भी तरह मेरे आभूषण चाहिए। मैं तो जा रहा हूं पुलिस के पास। विकास मदद के लिए मुखिया काका से निवेदन करने लगता है। काका, अब आप ही सेठ को समझाइए और मुझे कल सुबह तक का समय दिलवा दीजिए। मैं कहीं से भी ढूंढकर राज को इनके सामने ले आऊंगा। हाँ गिरिधर बेटा, तुमने अब तक इंतजार कर लिया है, तो बस कल सुबह तक का इंतजार कर लो। अगर कल सुबह तक राज नहीं आया तो मैं खुद तुम्हारे साथ पुलिस के पास चलूंगा। गिरिधर मुखिया की बात मान जाता है। ठीक है मुखिया जी, मैं आपकी बातों का लिहाज कर रहा हूं और कल सुबह तक का इंतजार करता हूं। अगर कल सुबह राज नहीं आया तो मैं पुलिस के पास चला जाऊंगा। गिरिधर वहां से गुस्से में चला जाता है। बेटा, गिरिधर को बोल तो दिया है, पर तुम कहाँ से ढूंढ कर लाओगे राज को? पता नहीं मुखिया जी, पर मैं क्या करता। मुझे अभी के लिए जो सही लगा वो किया। बेटा, वीर का तो समझ आता है, पर राज ने ऐसा क्यों किया होगा? मुखिया के मुंह से वीर का नाम सुनकर विकास को वीर की याद आती है। मैं तो भूल ही गया था। कल से राज के साथ साथ वीर भी गायब है। मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। किसी तरह राज घर आ जाए बस। बेटा, मैं भी अब घर जा रहा हूं। बस भगवान से ये दुआ करना कि राज किसी भी तरह सुबह तक आ जाए, क्योंकि उसके आने के बाद ही जान पाएंगे कि दाल में क्या काला है। ठीक है मुखिया जी। फिर मुखिया वहां से चला जाता है और विकास परेशान होकर वहीं बैठ जाता है। हे भगवान, किसी भी तरह सुबह तक राज को घर पहुंचा दो। मुझे उसके ऊपर लगे इन झूठे आरोपों को दूर करना ही पड़ेगा। यहाँ विकास अपने बच्चों के लिए परेशान था और वहाँ वीर गांव से दूर इतने सारे आभूषण को पाकर बहुत खुश था।
दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, राज सुबह तक अपने गांव पहुंच पाएगा? और वो अपने चाचा के यहाँ से निकल चुका था, तो वो अब तक गांव क्यों नहीं पहुंचा? क्या वीर कभी पकड़ा जाएगा या चोरी का सारा इल्जाम राज के ऊपर लग जाएगा? इन सारे सवालों का जवाब आप लोगों को अगले भाग में मिलेगा, तो जल्द से जल्द हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप भी जान पाए कि धोखेबाज जुड़वा भाई के कहानी का अंत कैसे होगा।